कहानी की शुरुआत एक बच्चे की आवाज़ से होती है जो बताता है कि साल 2019 में दुनिया भर में भयानक डिजास्टर्स हुए थे। लाखों लोगों की जान चली गई, शहर तबाह हो गए और धरती का मौसम पूरी तरह बदल चुका था। इंसानों के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो मिलकर इस मुश्किल का सामना करें या फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं। इसी वजह से दुनिया की बड़ी ताकतों ने एक साथ काम करने का फैसला किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और खास लोगों की एक टीम बनाई। इस टीम का लीडर था जेक। मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाया जाएगा जो आने वाले डिजास्टर्स को पहले ही रोक सके। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है डच बॉय। इस सैटेलाइट सिस्टम की खास बात यह थी कि ये सिर्फ मौसम को मॉनिटर नहीं करता था, बल्कि उसे कंट्रोल करके खत्म भी कर सकता था। मतलब इसके बाद धरती पर ना तूफान आएंगे, ना भूकंप, ना बर्फीले स्टॉर्म्स और ना ही खतरनाक गर्मी। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। जल्द ही शंघाई में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है, लेकिन डच बॉय उसे पूरी तरह रोक देता है। ये देखकर पूरी दुनिया खुश हो जाती है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट की कमेटी जेक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उनकी परमिशन के बिना सैटेलाइट सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया था। सरकार चाहती थी कि इस टेक्नोलॉजी के राइट सिर्फ अमेरिका के पास रहें ताकि वो बाकी देशों से बहुत पैसा कमा सके, लेकिन जेक इस बात के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि इतनी ज़रूरी टेक्नोलॉजी किसी एक देश के कंट्रोल में रहे। इसी वजह से उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। जेक को इस बात का बहुत दुख होता है। यहीं पता चलता है कि उसके अपने भाई मैक्स ने भी कमेटी का साथ दिया था। इसके बाद 3 साल तक धरती पर किसी तरह का कोई बड़ा डिजास्टर नहीं होता, लेकिन फिर अचानक अफगानिस्तान के एक रेगिस्तान में अजीब घटना होती है जहां हमेशा भयंकर गर्मी रहती थी। वहां अचानक टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि पूरा इलाका बर्फ में बदल जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। अब साफ था कि सैटेलाइट सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। इस मामले पर कमेटी मीटिंग होती है। सब लोग डिस्कशन करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि स्पेस स्टेशन के पूरे सिस्टम को जेक से बेहतर कोई नहीं जानता था। कुछ लोग कहते हैं कि उसे वापस बुलाना पड़ेगा। मैक्स कहता है कि वो जेक को मना लेगा। इसके बाद वो जेक के पास जाता है। शुरुआत में जेक वापस आने से मना कर देता है, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि पूरी दुनिया जानती है कि अगर डच बॉय में कोई बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है तो उसे सिर्फ वही ठीक कर सकता है। आखिरकार जेक उसकी बात मान जाता है और फिर से अपनी पुरानी टीम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जेक और उसकी टीम स्पेस स्टेशन पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ा सैटेलाइट स्टेशन था जिसके साथ कई छोटे सैटेलाइट्स जुड़े हुए थे। हर देश के लिए अलग सिस्टम मौजूद था। अब सभी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर खराबी कहाँ है। तभी एक साइंटिस्ट सिस्टम चेक कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसका हाथ एक बटन पर लग जाता है। अचानक एक हैच खुल जाता है और वो साइंटिस्ट सीधे स्पेस में चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में भी अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। वहां गर्मी अचानक इतनी बढ़ जाती है कि एक आदमी के हाथ से गिरा हुआ अंडा सड़क पर गिरते ही पक जाता है। इससे पता चलता है कि टेम्परेचर कितना डेंजरस हो चुका है। कुछ ही देर बाद जमीन के नीचे से आग निकलने लगती है और लोग सड़कों पर मरने लगते हैं। अब जेक सैटेलाइट सिस्टम को चेक करता है और उसे समझ आता है कि डच बॉय को किसी ने हैक कर लिया है। अगर जल्द से जल्द इसे ठीक नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में इसी तरह के डिजास्टर्स शुरू हो जाएंगे और आखिर में आएगा जियोस्टॉर्म, एक ऐसा तूफान जिसके बारे में साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर वो कभी धरती पर आया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं हांगकांग में उस आदमी को दिखाया जाता है जो पहले मैक्स यानी जेक के भाई से बात कर रहा था। उसके ऑफिस में अचानक कुछ लोग घुस आते हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाता है। वो लोग उसका सारा डेटा चुराकर वहां से भाग जाते हैं। मतलब साफ था, यही लोग सैटेलाइट सिस्टम को हैक करने के पीछे थे। दूसरी तरफ जेक को दिखाया जाता है जो अपने परिवार को छोड़कर एक बार फिर उसी यूएस कमेटी के सामने पहुंचता है जिसने कभी उसे इसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। कमेटी के लोग उसे बताते हैं कि सैटेलाइट रिपेयर करते वक्त उनका एक आदमी मारा गया था। अब जेक को पता लगाना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई और अफगानिस्तान और हांगकांग में जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनके पीछे वजह क्या है। जेक काम शुरू कर देता है। वो अलग अलग सैटेलाइट्स को चेक करता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मेन सैटेलाइट सिस्टम को जानबूझकर इस तरह कंट्रोल किया गया था कि अफगानिस्तान में टेम्परेचर अचानक गिर जाए और हांगकांग में खतरनाक गर्मी बढ़ जाए। जेक अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी हांगकांग वाला आदमी मैक्स को कॉल करता है और कहता है कि उसे उससे ज़रूरी बात करनी है। मैक्स अपने एक साथी के साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वो आदमी मैक्स से मिलने ही वाला होता है कि अचानक कोई उसे जानबूझकर एक गाड़ी के सामने धक्का दे देता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है।
मरने से पहले वो मैक्स को कुछ शब्द बोलता है जो शायद हैकर्स की पहचान से जुड़े होते हैं। इसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेक अपनी टीम के साथ सैटेलाइट सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे पता चलता है कि अफगानिस्तान वाली सैटेलाइट को रिपेयर करते समय एक साइंटिस्ट ने उसका पूरा डेटा एक हार्ड ड्राइव में कॉपी किया था, लेकिन एक्सीडेंट के दौरान वो ड्राइव स्पेस में चली गई थी। जेक किसी तरह उस हार्ड ड्राइव को रिकवर कर लेता है। जब वो उसे स्कैन करता है तो असली सच्चाई सामने आती है। उन्हें पता चलता है कि डच बॉय के मेन सिस्टम में एक डेंजरस वायरस डाला गया है। साथ ही सभी लोगों की लॉगिन आईडीएस भी ब्लॉक कर दी गई हैं। ये वायरस सैटेलाइट्स को ऐसी कमांड्स दे रहा था जिससे वो अलग अलग देशों का टेम्परेचर जानबूझकर बढ़ा या घटा रहे थे। इसी वजह से अफगानिस्तान और हांगकांग में डिजास्टर्स हुए थे। अब जेक को शक होने लगता है कि इसके पीछे यूएस प्रेसिडेंट का हाथ है। वो मैक्स से मिलता है और कहता है कि प्रेसिडेंट सैटेलाइट सिस्टम को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। उसका प्लान दूसरे देशों को धीरे धीरे कमजोर और तबाह करना है ताकि आखिर में पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। हालांकि मैक्स शुरुआत में उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि वो खुद इसकी जांच करेगा। इसके बाद मैक्स एक हैकर से मिलता है। वो हैकर उसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है जिसे देखकर मैक्स पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि जेक सही था, कोई सैटेलाइट सिस्टम को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इधर जेक को सैटेलाइट सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन मिलता है। उसे पता चलता है कि मास्टर सैटेलाइट अब बाकी सैटेलाइट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी का मौसम बिगड़ जाएगा और दुनिया खत्म हो सकती है। जेक प्लान बनाता है कि क्यों ना पूरे डच बॉय सिस्टम को रीसेट कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक एक्सेस जरूरी थी। समस्या ये थी कि उस समय प्रेसिडेंट एक इंटरनेशनल मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। जेक फिर से मैक्स को वार्निंग देता है कि प्रेसिडेंट ये सब जानबूझकर कर रहा है। अब मैक्स को भी उस पर भरोसा होने लगता है। वो प्रेसिडेंट की एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर देता है, लेकिन मैक्स बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि दुनिया खतरे में है और ये सब इंटेंशनली किया जा रहा है। उसका सीनियर उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। तभी गलती से मैक्स के मुंह से उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम निकल जाता है। अब मैक्स समझ जाता है कि उसके सामने बैठे लोग भी इसी साजिश का हिस्सा हैं। उधर सीनियर ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि मैक्स सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो उसे एक दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन मैक्स पहले ही समझ चुका होता है। वो जल्दी से एक कमरे के अंदर जाता है और दरवाज़ा लॉक कर लेता है। फिर वो वहीं छिपा रहता है जब तक वो लोग वहां से चले नहीं जाते। इसके बाद मैक्स एक लड़की के पास जाता है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ एक सीक्रेट एजेंट भी होती है। मैक्स उसे बताता है कि सैटेलाइट सिस्टम के साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो प्रेसिडेंट ने नहीं बल्कि उनके ही सीनियर ऑफिसर्स ने की है और अब वो प्रेसिडेंट को भी मारना चाहते हैं। वो कहता है कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि इसके पीछे प्रेसिडेंट का हाथ है, लेकिन वो गलत थे। अब किसी भी तरह प्रेसिडेंट को बचाना जरूरी था क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी टीम में थी, इसलिए मैक्स उससे मदद मांगता है। दरअसल प्रेसिडेंट एक इंटरनेशनल पीस मीटिंग में मौजूद होता है। अब ये सब लोग उसी जगह पहुंचते हैं। वहां वो एजेंट अंदर जाती है और अचानक फायरिंग शुरू कर देती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। इसी केओस का फायदा उठाकर वो प्रेसिडेंट को बाहर निकालती है और गाड़ी तक ले आती है जहां पहले से मैक्स, जेक और वो एजेंट मौजूद होते हैं। अब वो प्रेसिडेंट को सारी सच्चाई बताते हैं। प्रेसिडेंट को समझ आ जाता है कि इसके पीछे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेनर्ड डेकॉम का दिमाग है। उधर लेनर्ड के लोग प्रेसिडेंट की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मौसम और खराब होने लगता है। आसमान में बिजली चमक रही होती है जो इस बात का संकेत था कि जियोस्टॉर्म आने वाला है। किसी तरह ये लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जेक वापस अपनी मेन सैटेलाइट स्टेशन पर पहुंचता है। दरअसल वो बाकी लोगों को वहां से निकालना चाहता था क्योंकि उसने सिस्टम में एक ऑटो डिस्ट्रक्शन फंक्शन बनाया था। अगर कभी सैटेलाइट पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाए या उसमें डेंजरस वायरस आ जाए तो पूरा स्टेशन खुद ही ब्लास्ट हो जाए। यहीं पता चलता है कि सैटेलाइट सिस्टम में वायरस किसने डाला था। दरअसल जेक की टीम का ही एक आदमी पैसों के लालच में लेनर्ड के साथ मिल गया था। वो जेक पर गन तान देता है, लेकिन जेक उसे पंच मारकर गिरा देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान उस आदमी का हाथ गलती से एक बटन पर लग जाता है और अचानक हैच खुल जाता है। ठीक पहले वाले साइंटिस्ट की तरह वो आदमी भी सीधे स्पेस में चला जाता है। अब जेक भी वैक्यूम की तरफ खींचने लगता है, लेकिन उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पृथ्वी पर हर तरफ तबाही शुरू हो चुकी है। दुनिया खत्म होने के कगार पर है।
जेक के साथी कहते हैं कि उन्हें वापस अर्थ पर जाकर लोगों को बचाना होगा, क्योंकि यहाँ से अब सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जेक कहता है कि वो यहीं रहकर सैटेलाइट सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेगा और बाकी सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेनर्ड को वो फीमेल एजेंट पकड़ लेती है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी थी। प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेनर्ड कहता है कि वो खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता था और इसी वजह से उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब प्रेसिडेंट को उस जगह ले जाया जाता है जहां सैटेलाइट रीसेट करने के लिए बायोमेट्रिक एक्सेस चाहिए थी, लेकिन तभी जेक को पता चलता है कि सिस्टम अब ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में जा चुका है और कुछ ही मिनटों में पूरी सैटेलाइट ब्लास्ट होने वाली है। अगर उससे पहले उसे बंद नहीं किया गया तो जियोस्टॉर्म पूरी अर्थ को तबाह कर देगा। जेक जल्दी से सिस्टम रीसेट करने की कोशिश करता है। इधर पृथ्वी पर जियोस्टॉर्म शुरू हो चुका होता है। चारों तरफ भयानक तूफान, बिजली और तबाही दिखाई देने लगती है। जेक और उसका साथी किसी तरह सैटेलाइट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो इमरजेंसी पॉड की मदद से वहां से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही पूरी सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है। जेक और उसका साथी सुरक्षित तरीके से अर्थ पर लैंड कर जाते हैं। सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होने के बाद सारे डिजास्टर्स भी रुक जाते हैं, क्योंकि ये सब उसी मशीन की वजह से हो रहा था। 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि जेक को फिर से उसका सम्मान और उसकी पोजीशन वापस मिल चुकी है। वो एक बार फिर डच बॉय प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर बन चुका है। लेकिन अब इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ यूएस नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल कमिटी कंट्रोल करती है। मैक्स, जो पहले जेक के खिलाफ था, अब पूरी तरह उसके साथ आ चुका है। जेक का किरदार हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान के अंदर ईमानदारी, धैर्य और अपने काम के लिए डेडिकेशन हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे लोग सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ते बल्कि पूरी दुनिया की भलाई भी करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर इंसान अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करे तो वही चीज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है।